नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। सबसे पहले तो बाज़ार के जितने भी बड़े गुरु हैं उनको हमारी तरफ से एक बड़ा नमन। अनुज सर, आपको भी, आप भी हमारे लिए काफ़ी बड़े गुरु हैं CNBC आवाज़ में, और इस मार्केट की जर्नी में आपने हमें काफ़ी कुछ सिखाया और काफ़ी कुछ सीखना आपसे अभी भी बाकी है। लेकिन गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है नॉलेज, गुरु का मतलब होता है प्रोग्रेस। और श्रेय, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु से हमारी जो सक्सेस की गारंटी है वो हमें आती हुई दिखाई देती है, जिस नॉलेज से हम सीखते हैं। और आज के स्पेशल दिन में हम आपके लिए लेके आए हैं टीचर्स डे का स्पेशल शो। बिल्कुल जी हाँ, सही कहा आपने कंचन। और इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे, काफ़ी कुछ आपके सवालों को भी एड्रेस करेंगे। और क्योंकि आज स्पेशल डे है, आज टीचर्स डे है, तो इस टीचर्स डे पर बाज़ार के उतार चढ़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और बाज़ार के सबक न केवल मार्केट में सफल होने में मदद करते हैं बल्कि ज़िंदगी में भी हेल्प करते हैं। जी श्रेया, आपने जैसे कि बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही साथ जो मार्केट है वो हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है। लॉस तो हम मार्केट में कभी लॉस से देखते हैं, कभी प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, जिस टाइम पे हमें लॉस हो रहा हो उस टाइम पे अपने आप में संयम किस तरीके से बरतना है, ये जो हमारे गुरुओं का एक्सपीरियंस है, ये पूरी की पूरी जो उनकी सीख है वो हमें सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। हमारे साथ 2 गुरु हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल और कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्ढा जी, जिन्होंने बाजार को जिया है। हम कुछ कॉलर्स को भी जोड़ेंगे और जानेंगे उनके मार्केट के एक्सपीरियंस। पहले तो स्वागत है गुरमीत जी आपका हमारे खास पेशकश में। सुप्रभात आपको, एंड थैंक यू सर आज ज्वाइन करने के लिए स्पेशल शो में। कंचन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ, और मेरा ये मानना है कि मार्केट में सिर्फ मार्केट एक गुरु है, या फिर जैसा हम वो पिक्चर प्ले कर रहे थे, बहुत कम कैटेगरी के लोग हैं जो उस गुरु का स्टेटस हासिल कर पाए हैं मार्केट में। बाकी मार्केट आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और आपने कंचन कहा कि मुझसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं भी आपसे और श्रेया से काफ़ी कुछ सीखता हूँ, और यंगर जनरेशन से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसी से गुरमीत जी हैं गुरु, उनसे पूछते हैं बात, उनसे बात करिए। हाँ जी गुरमीत जी, चलिए शुरुआत आपसे की जाए। फिर पहला सवाल यही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल देख रहे हैं हम, हालांकि आज भी फ्लैट ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको, निफ्टी अच्छी खबरों पर भी नहीं चल रहा मार्केट, लोग डरे हुए हैं, और आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो एक चीज़ जो मार्केट आपको सिखाती है और ऐसे मूड माहौल में, वो क्या चीज़ होगी? श्रेया, गुड मॉर्निंग और हैप्पी टीचर्स डे आपको, अनुज को, सबको। मार्केट ही सबसे बड़ा टीचर है, जैसा अनुज ने बोला। और एक चीज़ मार्केट में जो मैंने सीखी है कि जब बुल मार्केट होता है, सेंटिमेंट अच्छा होता है, तो खराब न्यूज़ पे भी बाजार चलता है। और जब थोड़ा सेंटिमेंट खराब होता है, डर का माहौल होता है, तो अच्छी न्यूज़ पे भी रिएक्ट नहीं करता है। बट ये टेम्पररी होता है। इवेंचुअली क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चरल ड्राइवर है, आपकी मैक्रो पिक्चर है, जैसे अभी भारत का आप देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% रह गया है जीडीपी का। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में इतना चर्चा नहीं करते हैं, कंसिडरिंग कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हमारी जीडीपी की दर 7.8% आई है, टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है, आरबीआई ने रेट कट किया है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है, तो मैक्रो पिक्चर काफी अच्छी है। धीरे धीरे फोकस वापस आ रहा है कंजम्पशन पे। सिर्फ पहले कैपेक्स ड्रिवन था इकोनॉमी का जो इंजन था, अब कंजम्पशन भी उसमें भागीदार होगा। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ समय बाद, और जैसे जैसे अर्निंग्स आती जाएंगी, बाजार भी उस चीज को रिवॉर्ड करेगा। पर तो मेरे हिसाब से पेशेंस सबसे बड़ा है। और ये मैंने एक चीज सीखी है कि साल में 10 या 15 दिन होते हैं जो रिटर्न बनाते हैं, और आपको बाजार को 3 से 5 साल के ब्लॉक में देखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर है, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको 3 से 5 साल का ब्लॉक देखना पड़ेगा। और हर साल में ऐसे कुछ अच्छे 8-10 दिन होते हैं जो पूरे साल का आपका रिटर्न चेंज करते हैं। तो वो पेशेंस और सब्र बहुत जरूरी है। सेकेंड, आउटस्मार्ट करने की कोशिश मत करिए, रिस्पेक्ट करिए प्राइस एक्शन को, मार्केट मूव्स को। और हम पंजाबी में एक बात बोलते हैं, नीवा रहिए, हमेशा हम्बल रहिए, कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसे मानिए। ओके, पेशेंस इज द की, आउटस्मार्ट नहीं करना है, एंड हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है। ये गुरु मंत्र गुरमीत चड्ढा जी के तरफ से आता हुआ आपके लिए, नोट कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा। अनुज जी, आपने कहा कि आप अपने आप को गुरु नहीं मानते, और मुझे लग रहा है 2 दशक हो गए आपको मार्केट में, आपकी पकड़ है और आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। एक गुरु मंत्र अपने एक्सपीरियंस से अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा? बिल्कुल, एक पूछा आपने, मैं 7 बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहला, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें,
स्क्रीन गलत नहीं बोलती है। अगर मार्केट में आप एक व्यू लेके आएँ कि अच्छी खबर है, स्टॉक चलना चाहिए, लेकिन अगर स्टॉक गिर रहा है तो कुछ गड़बड़ है। दूसरा, रिटेल के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस मतलब श्योर लॉस, बिल्कुल, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं, हाँ, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाएं, मॉनिटरी स्टॉप लॉस नहीं। तीसरा, प्रॉफिट को कैरी करें और लॉस को कट करें। चौथा, मार्केट को कभी भी कसीनो ना बनाएं, एक खेल का मैदान समझें। पांचवा, बड़े ट्रेंड के साथ रहें हमेशा मार्केट में। बड़े ट्रेंड में अगर आप रहेंगे तो अगर आप किसी दिन गलत भी पड़ेंगे तो अगले दिन मार्केट आपको बचा लेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। छठा, जो प्रमोटर आपको लगे कि आपका पैसा बनाने से ज़्यादा अपना पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है, उसकी कंपनी से दूर रहें, चाहे किसी भी वैल्यूएशन पे मिल रही हो, चाहे कूड़े के भाव पे मिल रही हो। और सातवां, चैरिटी ज़रूर करें। आई थिंक ये एक चीज़ है जो आपको अपनी इनकम से तो करनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग इनकम से तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ऐसा सर जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मुंबई आया था, मैं 2004 में मुंबई आया था, तो मैं रेंट पे रहता था पहले 1-1.5 साल। और आई थिंक 2006 की बात है। 2006 में मैं ऐसे ही नीचे वॉक कर रहा था अपने बिल्डिंग कंपाउंड में, तो वहाँ मैं अपने वॉचमैन से बात कर रहा था। तो मैं वॉचमैन ने बोला कि सर आप यहाँ रेंट पे रहते? मैं कहा, बोले ये जो बगल की बिल्डिंग है ना, इसमें आप घर लेने की कोशिश करिए। मैं कहा, ये तो ऑलमोस्ट खंडर है। बोले हाँ, तभी, क्योंकि ये बिल्डिंग टूटने वाली है। तो मैं कहा, टूटने वाली तो मुझे क्यों दिला रहेगा? बोले नहीं, टूटने वाली मतलब, फिर वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया रीडेवलपमेंट का। मुझे पता नहीं था कि वो रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने पता किया कितने का है घर, और मैंने फिर उसमें, तो उस समय मेरी जो इनकम थी उसका 80% मेरा उस EMI में जाता था। मैंने ले लिया वो हिम्मत करके, 80% मेरा EMI पे जाता था। अब 80% EMI पे जाता था तो बाकी में कैसे खर्चा चलाना है। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले मतलब ऑफिस आता था, क्योंकि सुबह ऑफिस में ब्रेकफास्ट मिलता था, और रात को लेट तक रुकता था, क्योंकि डिनर भी फिर मैं ऑफिस में करके जाता, क्योंकि लेकिन उसमें मैंने सर्वाइव किया कैसे भी करके। और वो बाई चांस की बात थी कि 1 साल में ही वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई, और जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था मुझे उसका 3 टाइम्स मिला। उस समय मैं वो लेवरेज ले सकता था, उतनी लेवरेज ले सकता था। मैं आज की डेट में वो लेवरेज नहीं लूँगा। लेकिन जब आप यंग हो तो 2 सीख मिली मुझे इससे, कि जब आप यंग हो तब आप लेवरेज लें, ताकि बाद में आपको लेवरेज ना लेनी पड़े। और दूसरा, कहीं से भी आपको मल्टीबैगर आइडिया मिल सकता है। मुझे उस वॉचमैन से मिल गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। जी, इसमें मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। डेफिनेटली आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ हमारी जनरेशन की या हमारे बाद वाली जनरेशन की, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो एक ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है योलो का, जो वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, कि यू लिव ओनली वंस, कि जो पैसे हैं वो आज ही खर्च कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप अपने एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बचा के और आपने वो इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ क्रिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। तो हमारे लिए, हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस है, उनके लिए क्या सीख है कि क्या हमें योलो का ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट का जो मंत्रा है वो अभी भी लागू है? पहली बात तो मैं योलो पहली बार सुना। जेनजी लिंगो। चलिए ठीक है। तो देखिए क्या होता है लाइफ पे ना, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग भी करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करिए। मैं लकी रहा, क्योंकि वो जो चीज़ हुई वो मेरे फेवर में रही उस समय। अगर नहीं हुई होती तो क्या 4-5 साल तक मैं उसी लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाता? शायद नहीं। तो देखिए, इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस होना चाहिए, कंजम्पशन पर भी फोकस चाहिए। एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना, वो ये है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारी सेविंग्स जो होती है, दैट इज़ इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इसको बस थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। पहले जो इनकम आ रही है उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद जो बचे उसको आप एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। ये मेरा छोटा इसी पे सवाल गुरमीत जी मेरा ये होगा आपसे। जेंजी की बात की कंचन ने, और आपने पेशेंस की बात की। दोनों पैराडॉक्स हो जाता है जेंजी के लिए, जो चीज़ चाहिए अभी चाहिए। ब्लिंकिट इसलिए चल रहा है मेरे ख्याल से। जेंजी के लिए क्या स्पेशल मैसेज, क्योंकि काफ़ी उनकी भी तादाद बढ़ती जा रही है स्टॉक मार्केट में, स्पेशल मैसेज क्या होगा, क्या सिखाना चाहेंगे आप उनको? देखिए, आई थिंक ये जनरेशन अलग है, और हमें, मेरा एक लर्निंग है, इन पे व्यूज इम्पोज मत करिए। इनके व्यूज के हिसाब से अपने आप को आप ढालिए। ठीक है, हमें 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 उनको कंटिन्यूसली गाइड करना है, बिकॉज ये प्रेजेंट में बिलीव करते हैं, स्पेंडिंग में बिलीव करते हैं। हम एक कैंपेन रन करते थे एक जमाने में, एक उसकी इंग्लिश कोट है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो अनुज ने बोला, खुद को पे करो।
पहले आप खुद को पे करो कि आप, और बाकी आप, जैसे आप 100 रुपीज है, पहले आप खुद को 20 रुपीज पे करो या 30 रुपीज पे करो, उसको इन्वेस्ट करो, और बाकी पे आप उसको एक्सपेंड करो। हमारी जनरेशन ने एक गलती और करी, हम ओवर इन्वेस्ट करते गए, शायद कुछ कुछ ना कुछ पार्ट्स में उतना नहीं। तो आई थिंक एक बैलेंस जो अनुज ने बोला जरूरी है। सेकंड, जो हमें उनको एक चीज बहुत बड़ा मैसेज देना है कि लोन लेके शॉर्ट टर्म कंजम्पशन ना करें। आप अगर लोन ले रहे हैं तो एप्रिशिएटिंग एसेट का करें। जैसे अगर आप होम लोन ले रहे हैं या आप लोन ले रहे हैं तो उसका एप्रिशिएटिंग एसेट होना चाहिए। आइडियली ईएमआई कम होनी चाहिए, बट लोन लेके ट्रैवल करना या गैजेट्स खरीदना, ये एक डेट ट्रैप है। तो जब आप एक बार ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं तो आप इसको, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड, योलो अच्छी बात है, बट कंपेयर मत करिए। एक एक कंपैरिजन में कि ये ब्रांड उनके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, ये एक बहुत अनडूइंग होता है। लेकिन एक अच्छी चीज जो यंग जनरेशन की है, इनकी रिस्क अवेयरनेस और एपेटाइट बहुत ज्यादा है। इनका इक्विटी की तरफ झुकाव, इनका डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है ये गेम चेंजर है। और हमने चर्चा भी करी थी भोपाल में जब हमने एक शो किया था, कि मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं इनके 100 रुपयों में 40-50% हो। हमारे जनरेशन में शायद 10-20% रहे हैं, इनकी जनरेशन में वो 40-50% होगा। वेल तो जेंजी एप्रिसिएटिंग जो एसेट्स हैं उस पर खासा फोकस रखें, और गुरमीत सर हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर अपनी रणनीति बनानी है और किस तरीके से अपने लॉस को आपको कम से कम करना है। इसी कड़ी में काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी सारे सवाल उनके जहन में भी हैं। अमित सर भी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, श्रेया जी, अनुज जी, गुरमीत जी ऑल्सो, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। जी अमित जी, दिव्यांग राणा जी का सवाल आया है, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। कभी एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले तो ट्रेंड को समझा किस तरीके से जाए, और अगर ट्रेंड समझ में आ जाए तो हमें इस टाइम पे कि एग्जिट लेना है या हमें होल्ड करना है, इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है, उसके लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से बनाई जाए। जी डेफिनेटली काफी वाजिब क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम कंचन मैम देखें तो मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में रहता है। अगर इनको थोड़ा सा भी टेक्निकल्स की नॉलेज है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो क्या होता है कि जब मार्केट एक साइडवेज कंजेशन जोन में रहता है तो सारे मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और एक क्लियर अप स्लोपिंग ट्रेंड नहीं बनता है। तो जब एक कंसोलिडेशन से निकले, जब एक लंबे कंसोलिडेशन या बॉक्स कंसोलिडेशन से स्टॉक निकले, तब वो एक ट्रेंडिंग मोड में आता है। ट्रेंडिंग मोड में हम अक्सर देखते हैं कि स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाता है, और साथ में मूविंग एवरेज जो 20 डेमा का स्लोप है वो अपवर्ड्स पॉइंट आउट करता है। तो पहली तो ये बात है कि जब भी एक ब्रेकआउट है, वैलिड ब्रेकआउट है, वहां पे लें, फर्स्ट पुल बैक में लें, और उसके बाद ट्रेंड को राइड करना चाहिए। हर स्टॉक और ट्रेंड डिफरेंट मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करता है, कोई 20 को करता है, कोई 50 को करता है। बट आइडियली अगर 20 डेमा के नीचे क्लोज आए तो एक बार थोड़ा सा मुनाफा बांध के एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कैसे ट्रेड करना है मार्केट में बताया अमित जी ने। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ यादव जी। सौरभ जी हाय, गुड मॉर्निंग। सौरभ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? कोई बात नहीं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही। जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं वो, और उनका सवाल मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए निवेश की रणनीति स्ट्रैटेजी कैसे सेट करें? सौरभ जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी गुड मॉर्निंग सर, सवाल आपका। गुड मॉर्निंग मैम। जी हेलो। जी सर, जी सर सुन पा रही हूँ मैं, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है मैम कि अगर कहीं इन्वेस्टेड हैं तो अगर उसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है तो उसमें क्या क्या हमें चीजें देखनी चाहिए, क्या क्वालिटी देखनी चाहिए मैम? ठीक है गुरमीत जी, मुझे लगता है बेहतर तरीके से आप यही समझा पाएंगे। लंबे समय के लिए किसी पर्टिकुलर काउंटर में इन्वेस्टेड रहना है अगर, तो क्या पैरामीटर सेट करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? और कई लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब नो स्टॉप लॉस, क्या ये भी स्ट्रैटेजी है, सही है या गलत है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। तो श्रेया जी, हम एक स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करा, जो सीखा मैं, कि पहली बात तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होना चाहिए। आपको उस सेक्टर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर आप केमिकल सेक्टर में जाएंगे और आपको केमिकल्स के बारे में आइडिया नहीं है, या फार्मा में आप कुछ समझते नहीं है, तो वो मत करिए। तो अब जैसे मैं बैंकर था तो मैंने फाइनेंशियल पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे बैंकिंग समझ में आता है। तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हम एक चीज बोलते हैं माइल्स।
जिसे हम जो डिस्टेंस वाला माइंडसेट, सेल्स ग्रोथ के साथ मार्जिन बढ़ते रहना चाहिए। एम मार्जिन, अगर खाली सेल्स बढ़ रही है मार्जिन नहीं बढ़ रहा है तो स्टॉक में मूवमेंट नहीं आता है। सेकंड, वैल्यू एडिशन मार्जिन ये भी दिखाता है कि आप इनोवेशन कितना कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, मार्जिन कितना बढ़ रहा है। तो अगर सेल्स ग्रोथ हो रही है बिना मार्जिन एक्सपेंशन के, बिना इनोवेशन के, तो ऐड नहीं करती है। तीसरा, प्रमोटर का विजन स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो सेटिस्फाइड है थोड़े से और पिवट नहीं कर रहा है बार बार, आप देखिए जैसे जोमेटो था, फूड डिलीवरी हुआ, क्विक कॉमर्स आया, अभी डिस्ट्रिक्ट ऐप है, पिवट होता जा रहा है। पीबी फिनटेक आप देखिए, जो 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 रिलायंस है, विमल के साथ स्टार्ट हुआ था, आज विमल के बारे में हम सुनते ही नहीं है, पॉलिएस्टर से शुरू किया था, आज एक न्यू एज कंपनी बन गई है। तो कंटिन्यूस लर्निंग और पिवटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, एथिक्स जरूर देखिए। ये देखिए कि कभी कोई प्रमोटर सेबी के साथ कुछ कंप्लायंस इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्होंने पास में पैसा इन्वेस्टर्स का बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये 3-4 फ्रेमवर्क अगर आप देखेंगे रिटेल निवेशक में, तो आपको कितनी देर तक रहना है वो उसका जवाब मिल जाएगा। वेल, तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपके जो एथिक्स हैं वो काफ़ी सही होने चाहिए और साथ में जो आपकी रिसर्च है वो भी इंटैक्ट होनी चाहिए। अगले जो दर्शक हैं नागपुर से प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, बोलिए। जी नमस्कार, आप बताइए आपका क्या सवाल है। मैडम, हम लोग एक एक कदम वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ाने के लिए उठाते हैं, इसमें निश्चित ही निश्चिंत हो जाते हैं भविष्य में। यह तो स्वयं सिद्ध बात है, लेकिन लोग फिर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल नहीं, किस पर प्रदीप जी, किस पर भरोसा नहीं कर पाते? जो सेविंग स्कीम्स है, एसआईपी है, सभी लोग क्या डरते रहते हैं कि आज पैसा लगाएंगे कल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे भी उदाहरण ही है, हम लोग अभी 5,600 हमारा पॉइंट नीचे चल रहा है। पिछले साल सितंबर से अभी तक हम सेंसेक्स देखेंगे तो 5,600 पॉइंट नीचे चल रहा है हाईएस्ट से। बिल्कुल इसलिए लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप कुछ गुरु हैं, वित्तीय गुरु हैं आप, तो सभी लोगों को ज्ञान देते हैं, तो अभी आप जानकारी दीजिए कि हम लोग ऐसा क्या करें कि भरोसा जागे। नहीं प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। देखिए आप सीनियर हैं मुझसे काफ़ी। देखिए मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप सिर्फ एक साल का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे 5,600 पॉइंट नीचे हैं हम, लेकिन अगर आप 2020 का टाइम देखेंगे तो वहाँ से सेंसेक्स मेरे ख्याल से 40,000 पॉइंट ऊपर भी होगा। तो वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है टाइम होराइजन पर। और स्टॉक मार्केट में सर ये टाइम आते हैं जिसमें कई बार एक साल में रिटर्न नहीं बनता। हो सकता है एक साल रिटर्न ना बनाओ, अगले साल डबल रिटर्न मिल जाए। तो इसके लिए बेस्ट प्रोसेस यही होता है, वो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एसआईपी का मतलब ही यही होता है कि जब इस तरीके के फेजेस आएँ तो उसमें आपको लोअर लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि वो जब अगली बुल मार्केट आए तो उसमें आपको फेवर में। प्रदीप जी ने कहा कि एसआईपी में लोग करने से डर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं सर। हमने लगातार देखे नंबर्स और रिकॉर्ड स्तरों पर एसआईपी है, तो लोग निवेश करना जारी रख रहे हैं। इस मार्केट में भी एक अच्छी चीज़ है। एक और सवाल गुरमीत जी मेरा आपसे ये होगा, जो मैंने अनुज जी से भी पूछा था, एक इन्वेस्टमेंट जिसने आपको भी बहुत कुछ सिखाया हो इतने साल मार्केट में, तो वो कौन सा होगा? जैसा अनुज ने बोला, एसआईपी है। एक तो मेरा ट्वीट है, मैंने एचडीएफसी बैंक के शेयर जल्दी भेज दिए थे, वो मेरे से गलती हो गई। अब मैं उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत नुकसान हुआ मेरा। मैं शॉर्ट साइटेड हो गया था। दूसरा, मैंने एसआईपी बंद कर दी थी 2008 में, जबकि मैं उस टाइम एक म्यूचुअल फंड में काम करता था, यंग था, पैनिक कर गया था, बाजार 60% गिर गया था। 21,000 का सेंसेक्स 8,800 आ गया था। मैं आपको डेट बताता हूँ, ये कुछ 25 से 26 अक्टूबर की बात है 2008 में, जब लीमन क्राइसिस हुआ था। तो अभी एक कॉलर जो सर थे उन्होंने भी ये सवाल पूछा, तो हम घबरा गए उसमें, और मैंने सारी सिप बंद कर दी। एक सिप मेरी गलती से बंद नहीं हुई, क्योंकि उस जमाने में डिजिटली सिप बंद नहीं होती थी, तो शायद साइन मिसमैच हुआ। उसमें एक फंड था निपॉन का, ग्रोथ फंड, उसमें एसआईपी बंद नहीं हुई 3,000 रुपए की, और वो चलती रही। और मैंने नौकरी चेंज करी तो मेरा बैंक अकाउंट भी चेंज हो गया, पर वो सिप चलती रही। और फाइनली जब मुझे 10-12 साल बाद रियलाइज हो कि कुछ डेबिट हो रहा है, और उसकी मैंने वैल्यू देखी, तो मैं हैरान हो गया। उसकी 3,000 रुपये सिप की जो वैल्यू थी, कुछ 38-40 लाख रुपए हो गई थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक थी। कि तो कभी भी जब खराब मार्केट आए तब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम मत करिए। ये एक ऐसी जगह है, जब सेल लगती है तो हम भाग जाते हैं, हर चीज ज्यादा लेते हैं जब सेल लगती है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है तो घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, इंडिया स्टोरी पे आप यकीन करिए। बाजार ने कभी भी 5-6 साल के ब्लॉक में, जैसे अनुज बोल रहे थे, कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो फ्लक्चुएशंस आते हैं। पिछले 40 साल के इंडेक्स में 32 साल पॉजिटिव है। तो आप ये मान के चलिए, हर 3 साल में, 4 साल में 3 साल पॉजिटिव होते हैं। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखिए, और निवेश बनाए रखिए। डिसिप्लिन जो है वो इंटेलिजेंस को हमेशा बीट करेगा। ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है।
डिसिप्लिन इज द की। और गुरमीत जी, आपने अपनी गलती भी बताई मार्केट में क्या हुआ, बहुत कम इन्वेस्टर्स ये बता पाते हैं। और जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, इट्स हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। तो ये बड़ी सीख जॉर्ज सोरोस की तरफ से भी मिलते हैं। बहुत शुक्रिया गुरमीत जी एंड अनु सर, आपका भी इतने लंबे समय के लिए सुबह से आप शो कर रहे थे लगातार और हमारे इस शो में भी रहने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, और हमें बाजार के गुरु मंत्र देने के लिए। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन और आज की खास पेशकश टीचर्स डे के ऊपर। वैसे हम जानते हैं कि देश के अंदर जो क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी है उसको बढ़ाने के लिए CNBC आवाज़ और कॉइन D6 आपके लिए लेके आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की हर बारीकियों के बारे में जानते हैं। इसी कड़ी में CNBC आवाज़ की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई है। बताइए मनीषा जी, आज क्या है क्रिप्टो में? CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे Chainalysis के लेटेस्ट ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स की, जिसमें दूसरे साल लगातार भारत नंबर 1 पर है। यानी कि भारत में जो क्रिप्टो एडॉप्शन है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। भारत के बाद अमेरिका यहाँ पर दूसरे नंबर पे है और इंडेक्स में 2024 में ये चौथे पायदान पे था। तो क्लियरली एक क्लाइंब अप हमने यहाँ पर US में भी आता हुआ देखा है। अगर एशिया पैसिफिक की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ बढ़ने वाला रीजन है, जहां पर 69% सालाना की दर से यहां पर हमने ट्रेड्स और जो एडॉप्शंस है वो यहां पर आते हुए देखी हैं। एशिया पैसिफिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सालाना ट्रांजैक्शनल जो वॉल्यूम है वो पिछले साल 1.4 लाख डॉलर्स थी, जो इस साल बढ़कर हमने 2.36 लाख करोड़ डॉलर्स होते हुए देखी है। तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आते हुए। कहाँ से ये तेज़ी आ रही है? वेल, अगर हम इंडिया और US को एक बार यहाँ पर साइड में रखें तो पाकिस्तान, वियतनाम, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अडॉप्शन एंड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स दोनों ही बढ़ते हुए नजर आए हैं। काफ़ी हद तक जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका इस्तेमाल रेमिटेंसेज में किया जाता है। कंट्रीज इसको अब अडॉप्ट करने लगी हैं और स्टेबल कॉइन के जरिए डॉलर का इस्तेमाल भी हमने यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है। मोबाइल फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यहाँ पर इसकी पहल बहुत स्ट्रांगली बनती हुई नजर आई है। स्टेबल कॉइन्स की अगर बात की जाए तो Chainalysis का डेटा दिखाता है कि स्टेबल कॉइन्स में तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है। USDT का मंथली प्रोसेसिंग $1 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है और USDC का मंथली वॉल्यूम यहाँ पर 1.5 से 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक हमने यहाँ पर इसे बनता हुआ देखा है। स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। नॉर्थ अमेरिका में करीबन $2.25 ट्रिलियन और यूरोप में $2.5 ट्रिलियन के हमने नंबर्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। बिटकॉइंस क्लियरली यहाँ पर पहली पसंद है और Chainalysis का डेटा भी यही दिखाता है कि फिएट करेंसीज इनफ्लो 4.6 ट्रिलियन हमने यहाँ पर सीधा बिटकॉइन में ही आता हुआ देखा है। साथ ही साथ डेटा बहुत क्लियरली ये स्पेसिफाई करता है कि इंस्टीट्यूशनल भागीदारी जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज में इस साल में जाती हुई नजर आई। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। शुक्रिया मनीषा जी जानकारी के लिए, क्रिप्टो कॉर्नर के लिए। और मार्केट की बात करें तो प्रेशर में मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आधा फीसदी के करीब गिर कर रहे कारोबार। और सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर आप नजर डालें तो प्रेशर में है IT, FMCG, जहां पे अच्छी कल रैली देखने को मिली थी। ब्रॉडर मार्केट भी फ्लैट कर रहे कारोबार। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। वैसे अमित जी, एक टेक अगर मैं आपसे लेना चाहूँगी मार्केट पर इन स्तरों पर, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को? जी ऑनेस्टली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीकेंड एंजॉय करना चाहिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट। एक्सपेक्टेशंस यही थी। क्योंकि देखिए कल के सत्र में काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा। हमारा हाई लगभग 24,980 था। कल भी हमने गिव अप किया और आज भी गिव अप कर दिया।
मे बी कल के सत्र को हम एक डिसाइड कर सकते थे प्रॉफिट बुकिंग, बट आज अगर थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी रहती तो इट वुड हैव बीन गुड फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 24,980 जब तक क्रॉस नहीं होता है, इट्स अ लिटिल बिट सेल ऑन राइज मार्केट। नीचे में हमारे सपोर्ट सारे 24,432। कमजोर कड़ी बाजार की ऑब्वियसली निफ्टी बैंक है, इसने 10 लिया, 53,820 पे ट्रेड कर रहा है। हमारा 200 डेमा 53,600 के आसपास है। वो क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो काफी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ सकती हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट के हिसाब से, जैसे अनुज जी ने भी हमें बताया और सिखाया और हम रेगुलर देखते रहे हैं कि हर लेवल पे हमें एसआईपी करना चाहिए, बिकॉज देन हमारा एवरेज भी नीचे आ जाता है। तो इन्वेस्टर को तो एसआईपी करना ही चाहिए, बट ट्रेडिंग के लिए मैंने लेवल्स आपको बता दिए। ओके, तो ट्रेडिंग के लेवल्स बता दिए हैं और जिस्ट ऑफ द स्टोरी, इस टाइम पे मार्केट में थोड़ा सा संभल के आपको कारोबार करना है। वीकेंड है, वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करना है। टीचर्स डे है, अपने पेरेंट्स को थैंक यू करिए, अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को थैंक यू करिए जो भी उन्होंने आपको सीख दिया। अमित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग टुडे। सेम टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। सेगमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी जो बाकी की पेशकश है वो जुड़ी हुई है। इसके बाद श्रेया आपके साथ जुड़ने वाली है खिलाड़ी नंबर 1 लेके।